ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है, वो जो डेस्टिनी लेके आए हैं वही होना है, तो फिर ये मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करेगा? एक एग्जांपल देता हूँ आपको रियल लाइफ का। मेरे यहाँ से पूरे बाढ़ आगे से खाली हो गए थे, ये पूरा खाली था और ये मैंने सिर्फ 6 मंथ के अंदर मैनिफेस्ट किया। मैं खड़ा होकर जब प्रेयर कर रहा हूँ ना भगवान के सामने कि भगवान मुझे बाल चाहिए, भगवान मुझसे कहीं भाई क्या क्यों कर चाहिए, मैं कह रहा हूँ बस अच्छा सा दिखूंगा, ये इसमें दम नहीं है। जब हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं, पिछले जन्म की बात करते हैं, ऐसा एक मेरे साथ भी रहा है। मैं बहुत छोटा था तो हमारे घर के साइड में एक घर खाली पड़ा रहता था और मैं घर वालों को रोज सुबह कह के निकलता था कि मैं वहाँ खेलने जा रहा हूँ, और आप यकीन नहीं करेंगे कि वहाँ कोई भी नहीं होता था। और खेल के मैं वापस आता था तो घर वाले मुझसे पूछते थे कहाँ गया था खेलने, मैं कहता था राम शरण के पास खेलने गया। उसके बाद मैं एक दिन आता हूँ और मैं कहता हूँ कि अब से मैं खेलने नहीं जाऊँगा वहाँ। मेरे घर वाले कहते हैं क्यों नहीं जाओगे खेलने? मैंने कहा उसने राम शरण ने ना आज मेरे पेट में चाकू मार दिया, मेरी डेथ हो गई। अब आजकल है ना यंग जनरेशन है, सबको पैसा चाहिए, सबको मिलियनर बनना है जी। तो अपने ब्रेन को कैसे डिज़ाइन करें? ब्रेन को डिज़ाइन करने का सबसे बढ़िया टूल ये है कि आप कोई ड्रिंक नहीं करता तो वो ये देखता है यार ये ड्रिंक कर रहा है तो गलत कर रहा है, या ये नॉन वेज खा रहा है तो ये गलत कर रहा है, कि दूसरे का जो कर्म है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, वहाँ हमें देखना ही नहीं होता। मैंने कहा ना कि हमें अपनी सोल डिजायर के साथ जुड़ना होता है। नॉर्मली सर ये होता है कि हम किसी जगह गए और हमको एक ऐसी फीलिंग आती है कि यहाँ शायद मैं आ चुका हूँ। आपकी लाइफ में कुछ भी खराब चल रहा है, आपको नहीं पता है कि ये सिचुएशन मेरी लाइफ में क्यों आई है। कोई पास्ट के कर्मा हो सकते हैं, इस जन्म की प्रोग्रामिंग हो सकती है सबकॉन्शियस माइंड के, इसमें कुछ ना कुछ जाने अनजाने गलती की हो। हम आदमियों की आदत होती है इंसान की, फिर हम पंगे लेते हैं कि भगवान ये गलती तो हो गई, जिम्मेवारी लेता हूँ, राह दिखाओ रास्ता दिखाओ, और ये सिचुएशन ना इसी तरह से ठीक करता हूँ। यहाँ पे ये कहना होता है कि तुम्हें सौंपा जो तुम मेरी लाइफ के लिए ठीक समझो, मेरी फैमिली की लाइफ के लिए ठीक समझो, मेरी लाइफ में भी। उसने अपने गाँव की ज़मीन बेच के और शहर में 6 प्लॉट ले लिए। अब वो सोच रहा था कि इससे ये मेरे बिक जाएंगे और मैं खूब पैसा इससे कमा लूँगा। उसको 2 साल हो गए, उसने थोड़ा बहुत लोन भी ले लिया, उसको बेचारे पे प्रेशर भी आ रहा है। उसने सेशन अटेंड किया तो उसको मैंने सिर्फ यही चीज़ समझाई, प्लॉट क्यों बेचना चाह रहा है। उसने कहा ये जो लोन है ये उतर जाएगा और मेरे पास पैसे आ जाएंगे, इसमें दम नहीं। मैंने उसको जो एग्जैक्ट जो लाइन बोली वो बताता हूँ क्योंकि उसमें बहुत क्लियरिटी आएगी। ये जो प्लॉट तुम्हारे पास रखे है ना, ये प्लॉट तुम्हारे नहीं है, ये प्लॉट उस इंसान के हैं जिसके लिए यूनिवर्स ने तुम्हें इसकी रजिस्ट्री तुम्हारे पास रखी हुई है। तुम्हारी प्रेयर ये होनी चाहिए कि भगवान ये जिसके प्लॉट है ना इनको उसके पास पहुँचा दो। नमस्कार, आज हमारे बीच में मिस्टर रविंद्र गोयल जी हैं जो NLP माइंड एंड वेलनेस कोच हैं, और आज हमको ये कि ऐसे ज़िंदगी के सफ़र में लेके जाएंगे कि हमको पता चल जाएगा कि हम अपनी लाइफ को कैसे ट्यून इन करके अच्छी जी सकते हैं। हमारा मन लोगों की बात सुन के वो ही करने लगता है। एक वाकया है, एक सब्जी मंडी थी, वहाँ पर एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था। उसने एक बोर्ड लगाया, यहाँ ताज़ी सब्जी मिलती है। एक बंदा आया, उसने बोला उसको यहाँ क्यों लिखा, ये तो सब्जी मंडी है तो ये तो सब्जी मिलेगी ना, उसने यहाँ हटा दिया। दूसरा बंदा आया, उसने बोला ताज़ी क्यों लिखा, तू बासी तो बेचेगा नहीं, ताज़ी हटा दे, तो उसने ताज़ी हटा दिया। तीसरा बंदा आया, उसने लिखा कि सब्जी क्यों लिखा, ये तो सब्जी मंडी है तो यहाँ सब्जी तो बिकेगी, उसने सब्जी हटा दी। चौथा बंदा आया, उसने बोला मिलती है क्यों लिखा, यहाँ मिलती तो है ना, तो हटा दे। 5वां बंदा आया और उसने बोला मिलती है क्यों लिखा, तो बेच ही तो रहा है, तो उसने वो भी हटा दिया। और छठा जब बंदा आया, उसने बोला कि तूने बोर्ड साफ क्यों कर रखा है, कुछ लिखता क्यों नहीं। तो मेरा पहले प्रश्न रविंद्र जी आपके संग ये होगा कि हम लोगों की बात सुन के इतना उलझ क्यों जाते हैं और उसी तरफ चले जाते हैं और वही करने लगते हैं, ऐसा क्यों है? पहले तो आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से ग्रेटिट्यूड कि आपने मुझे इस खूबसूरत पॉडकास्ट के लिए यहाँ पे इनवाइट किया। बहुत प्यारा आपने एग्जाम्पल से स्टार्टिंग की है और मैं समझता हूँ कि ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हम सब की लाइफ में जो मेरा सब्जेक्ट भी है NLP का मतलब अगर हम देखें तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। और जैसा आपने कहा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, जो NLP है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ही प्रोग्रामिंग है बेसिकली। अभी क्या होता है कि जैसे वो सब्जी वाले का आपने एग्जांपल दिया, उसने अपनी तरफ से परफेक्ट लिखा हुआ था वहाँ पे, है ना,
क्योंकि हम जो चीज़ शो करते हैं वही दिखती है, दूसरे के माइंड में वही चीज़ ट्रिगर करती है, वही क्लिक करती है। लेकिन जब उसने वो सारी चीज़ें एक एक करके हटाता चला गया वहाँ से, तो वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। दूसरे को तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है वहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रेश सब्जियाँ मिलती हैं, यहाँ पे क्या होता है, तो वो तो सारा हट गया वहाँ से। एग्जैक्टली यही सब हमारे साथ होता है। जब हम पैदा होते हैं तो ये खूबसूरत यूनिवर्स, ईश्वर, हम जो भी नाम उस शक्ति को दें, वो हमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स देता है, जिनको हम ब्रेन सेल भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास, जैसे हमारा कंप्यूटर है या हमारा लैपटॉप है, उसके अंदर स्टोरेज के लिए हमें कैपेसिटी मिलती है, सेम हमें यूनिवर्स देता है स्टोरेज के लिए। तो यहाँ ये सारी चीज़ें स्टोर हम करते हैं। जो भी चीज़ें हम अपने बड़ों से सीखते हैं, जो भी चीज़ें हम स्कूल कॉलेज से सीखते हैं, जो भी चीज़ें हम समाज सोसाइटी से सीखते हैं, अभी वहाँ ये जो एग्जाम्पल एकदम करेक्ट वहाँ फिट हो रहा है। कि वो जो उसके पास उसने अच्छी चीज़ें सीखी थी कि फ्रेश सब्जियां यहाँ, फ्रेश फ्रूट्स यहाँ मिलते हैं, तो उसके माइंड से धीरे धीरे उसको इरेज करा दिया गया लोगों के द्वारा। ऐसे ही लोग कई बार हमें गलत बिलीफ मिलते हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद तो फलां बीमारियां आ ही जाती हैं, और लोग उसको सच मान लेते हैं। जबकि शायद आप और हम जिस फील्ड से हैं, हमारे पास तो रेफरेंस ऐसे लोगों की हैं जो 100 साल तक भी पूरी तरह हेल्दी हैं। बिल्कुल। तो यही सबकॉन्शियस माइंड की हमारी प्रोग्रामिंग को तय करते हैं। कई बार पैसे के मामले में लोगों के पास ये बिलीफ होते हैं कि पैसा नहीं कमाया जा सकता, पैसा सबके बस की बात नहीं। देखिए, मैं यहाँ भी जब अगर कोई रेलेवेंट इंसान हमारी लाइफ का, जिसको हम ये मानते हैं कि इसको बहुत नॉलेज है, हमारी फैमिली में है या समाज सोसाइटी में हमारे टीचर हैं, अब उनको इस चीज़ का नहीं पता और वो एक कमांड देते हैं हमें, ऐसे ही हम कैजुअली बैठे हैं कहीं, वो कहते हैं कि भाई पैसा कमाना ना सबके बस की बात नहीं है। अब वो जब उन्होंने वो कमांड दी तो हम उसके साथ ट्रिगर कर जाते हैं, और हम पहला जो इंसान उस लाइन में खड़ा हुआ देखते हैं ना, भाई जिसके लिए पैसा कमाना मुश्किल है, सबसे पहले हम खुद को देखते हैं वहाँ कि ये कमांड तेरे लिए दी गई है। तो इसी से हमारे जो वो खूबसूरत न्यूरॉन्स यूनिवर्स ने हमें दिए थे, उनकी रीप्रोग्रामिंग, बैड प्रोग्रामिंग, नेगेटिव प्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाती है, और वहीं से फिर हमारा पूरे का पूरा परसेप्शन बिगड़ता है। परसेप्शन बिगड़ता है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हमारे, वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। तो मतलब वो सब्जी वाले का वैसे ही वो मतलब दिमाग उसका वैसे ही पॉज कर दिया। अभी क्या होगा मैम, अगर इस कन्वर्सेशन को थोड़ा सा हम आगे और देखें, अभी तो उसको वो छठा बंदा मिला और उसने उस चीज को करेक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, उसको वो छठा जो यूनिवर्स का बंदा था एक तरीके से वो नहीं मिलता, तो उसके साथ क्या होता, वो पाखंडों में पड़ जाता कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ब्लेम करने लगता तो और ज्यादा एनर्जी को डाउन ले आता, फिर और खराब परिस्थितियां आनी शुरू हो जाती। बिल्कुल यही होता है। बिल्कुल सही है। जब सर ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि हमारे को सब वो जो लिख के आए हैं, हम डेस्टिनी लेके आए हैं वही होना है, तो फिर ये मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करेगा? फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि ना जैसे किसी ना बंदे की ना शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, तो वो ये बोलता है कि मैंने तो मैनिफेस्ट किया था इसलिए हो गया, पर उसकी शादी और बच्चे तो उसके लिख के लेके आया था, तो इसलिए होनी थी। तो क्योंकि एक तो ये भी वाक्य है, मतलब चौपाई है कि होई वही जो राम रखी राचा, तो मतलब राम ने जो रच रखा है वही होना है। तो फिर हम ये मैनिफेस्टेशन कहाँ किस हद तक ठीक मतलब असरदार है? देखो मैम, इसको मैं है ना हमेशा मेरे फील्ड को मैंने जिया है, और अभी आप जो कर्म की जो बात कर रहे हैं ना, अभी आप और मैं बैठे हैं, मैं कर्म तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस टाइम जो हम कर्म कर रहे हैं वो बड़ा खूबसूरत कर रहे हैं। लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, है ना, बहुत सारे लोगों को वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। इसी टाइम पे ऐसे ही 2 लोग और भी बैठे होंगे कहीं, जो हो सकता है खराब कर्म कर रहे हैं किसी भी तरीके से, है ना। तो वो जो ये भगवान की जब हम बात करते हैं तो वो तो वहाँ एक खूबसूरत सी सैया पे लेटे हुए हैं, लक्ष्मी माता उनके पैर दबा रही हैं, ठीक है, और वो तथास्तु करने के लिए बैठे हैं। कर्म इंसान के हाथ में है, जैसा कर्म कर रहा है वो तो वैसा फल दे रहा है। रही बात में मैनिफेस्टेशन की, और कर्म पहले से निर्धारित है, तो मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करता हूँ।
आज मैं मेरी एज 42 ईयर है, अगर मैं अपनी एज के 15 साल काट दूं जब मुझे कुछ भी अवेयरनेस नहीं थी, और उसके बाद पिछले 7-8 साल से मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ, लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, इसके बीच का जो मेरा लर्निंग पीरियड था, फॉर एग्जांपल मोटा मोटा 20 साल का ये लर्निंग पीरियड था, 15 साल का था। इस 15 साल में मैंने क्या किया? इस 15 साल में तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जो कर्म मैं कर रहा था तो वैसे ही रिजल्ट दे रहा था ना। अच्छा। 8 साल 6 साल मैंने दूसरे कर्म करने शुरू किए तो मेरे रिजल्ट बदल दिए उन्होंने, तो है ना। तो मेरा मानना ये है पर्सनली मैम कि मैनिफेस्टेशन वर्ड जहाँ हम यूज करते हैं, वो मतलब अपने आप में अवेयरनेस लाना, अवेयरनेस लाना, अपने आप में अवेयरनेस लाना, अपने आप को पर्टिकुलरली उस फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के ऊपर वाइब्रेट कराना। जो चीजें हमें चाहिए लाइफ में वो तो सुनने लगता है। अच्छा। कोई ऐसे एग्जाम्पल हुआ किस एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ से ही आपको देता हूँ। जब मैं अपनी एनर्जी को बाहर फेंकता था, जब मुझे पता नहीं था, जैसा आपने वर्ड यूज किया अवेयरनेस, मुझे अवेयरनेस नहीं थी, मैं अपनी एनर्जी को बाहर फेंकता था। जो भी चीजें मेरी लाइफ में खराब हो रही है मैं उसके लिए दूसरों को ब्लेम करता था। ये पर्सन खराब है, ये फैमिली मेंबर खराब है, ये रिलेटिव खराब है, इसलिए मेरे संग ये हो रहा है, ये सरकार खराब है। तो ये सारी चीजें हो रही थी, वो ऐसे ही चल रहा था। अब वो तो ऊपर तब भी बैठा था, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं। वो जैसे ही मैंने अपनी अवेयरनेस में ये समझना शुरू किया, मैंने अपने अंदर गहरे में डुबकी लगानी शुरू की कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, मुझे क्या ठीक करना चाहिए। और यहाँ फिर बहुत खूबसूरत चीज़ मुझे समझ आती है मैम, जो मैं लोगों को ही बताता हूँ। मैं कई बार लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, लोग कहते हैं ना कि मेरी लाइफ बिल्कुल फंसी हुई है, मुझे राह नहीं दिख रही है, रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि आप ये बताओ कि जितनी भी टेक्निक आप आज तक जानते हो, जितनी भी प्रेयर प्रार्थनाएं जानते हो, क्या आप इनमें, अगर मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन करूं कि जो आत्मसमर्पण है, सरेंडर करना है, अपने आप को झुकाना है उस सुपर पावर के सामने, जिसको कोई भी नाम आप उसको देते हो, क्या इससे ऊपर कोई हथियार आपके पास है? कुछ जानते हो? बिल्कुल नहीं। ये अल्टीमेट है। तो जैसे ही ये अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है कि भैया मैं ही हूँ करता धरता, जो भी पंगे मैं ले रहा हूँ मैं खुद ही ले रहा हूँ, फिर आदमी वहाँ टूटना शुरू करता है, फिर बैठता है, शिकायतें नहीं करता है, वहाँ कहना शुरू करता है कि ये जो भी सिचुएशन मेरी लाइफ में आई है इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ। किसी को ब्लेम नहीं करता। ब्लेम वहाँ खुद को भी नहीं करना होता। देखो मैम, ब्लेम करने में, कसूरवार मानने में और जिम्मेवार मानने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहाँ वो जिम्मेवार मानता है कि मैं इसके लिए जिम्मेवारी लेता हूँ, और जैसे ही वो जिम्मेवारी लेता है उसको पकड़ना शुरू करती है फिर वो शक्ति, वो सुपर पावर। फिर यहाँ से वो ग्रेटिट्यूड को अगर पकड़ना शुरू करें, जो भी चीज़ उसके साथ, मैं लिख के देता हूँ गारंटेड कि अगर लाइफ ना बदले तो मतलब अपने आप सेल्फ वर्थ को अपने पे जानो। बिल्कुल। जो आपने कर्म की बात की ना मैडम, क्योंकि देखो मैं एक चीज और, मेरा एक और सवाल मैं आप सभी के लिए भी छोड़ता हूँ यहाँ पे। आपकी लाइफ में कुछ भी खराब चल रहा है, आपको नहीं पता है कि ये सिचुएशन मेरी लाइफ में क्यों आई है। कोई पास्ट के कर्मा हो सकते हैं, इस जन्म की प्रोग्रामिंग हो सकती है सबकॉन्शियस माइंड के, इसमें कुछ ना कुछ जाने अनजाने गलती की होगी। मैं ये कहता हूँ तुम्हारे पास है क्या, तो तुम उसको धो लो ना एक बार बैठ के, सौंप दो ना अपने आप को कि भाई हो गई गलती, अब राह दिखाओ, रास्ता दिखाओ, जिम्मेवारी लेता हूँ। और जिस तरह से तुम, अगर कंप्लीट सरेंडर की मैं बात करूं, मैं इसको कंप्लीट सरेंडर इसको मानता हूं कि फिर हम आदमियों की आदत होती है इंसान की, फिर हम पंगे लेते हैं कि भगवान ये गलती तो हो गई, जिम्मेवारी लेता हूँ, राह दिखाओ, रास्ता दिखाओ, और ये सिचुएशन ना इसी तरह से ठीक कर दो। अच्छा। ये कंप्लीट सरेंडर नहीं। यहाँ ये कहना होता है कि आपने अपना वो डाल दिया, पॉइंट डाल दिया कि मेरे को ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, वो भी कंप्लीट सरेंडर नहीं। यहाँ पे ये कहना होता है कि तुम्हें सौंपा है, जो तुम मेरी लाइफ के लिए ठीक समझो, मेरी फैमिली की लाइफ के लिए ठीक समझो, समाज सोसाइटी के लिए ठीक समझो, मेरी लाइफ में वो ये तो नॉर्मली तो यही कहेंगे ना सर कि इधर ये आएगा कि एक तो अपनी सेल्फ वर्थ पहचानो और उस तरह से सरेंडर करो, और एक ये है कि सेल्फिश बंदा कभी मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकता। वो मटेरियल एटीट्यूड को जिएगा। मैं मटेरियल एटीट्यूड को जिएगा।
ये इसका मतलब ये है मतलब कि इसकी सार्थकता मतलब कितनी मतलब सेल्फिश बंदा जैसे होता है कि मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि मेरे को बड़ी गाड़ी दिला दे, तो वो सेल्फिश बंदा हुआ ना कि मेरे लिए गाड़ी ले रहा हूँ, वो गाड़ी का किसी को और मतलब नहीं है। तो इस सेल्फिशनेस को कैसे हटा के मैनिफेस्टेशन करें, अपने जीवन में सार्थकता लाएं? मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा। मैं ये कहूँगा कि दो एटीट्यूड होते हैं हमारे पास, एक मेटेरियल एटीट्यूड होता है, एक स्पिरिचुअल एटीट्यूड होता है। गाड़ी तो चाहिए, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे गाड़ी चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो ये मेटेरियल एटीट्यूड है। अब इस मेटेरियल एटीट्यूड को लेके मैं भगवान के सामने खड़ा हूँ और भगवान मुझसे पूछे क्यों चाहिए भैया गाड़ी, और मैं कहूँ कि मुझे चाहिए, तो इसमें मेरे अंदर ही दम कहाँ आ रहा है, मेरे प्रपोजल में दम कहाँ है? अगर मुझसे भगवान पूछ रहे हो कि क्यों चाहिए भैया गाड़ी, और मैं ये कहूँ कि ये गाड़ी मुझे इसलिए चाहिए, मेरे पास जो नॉलेज है, जो स्किल है, जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, इसको ले लो पहले, इसको उन लोगों तक पहुंचा दो जिनको इसकी जरूरत है, और फिर गाड़ी दे दो। अच्छा। अब प्रपोजल में दम आएगा। हाँ, मतलब कि कुछ मतलब वो होना चाहिए आपके, चाहिए गाड़ी, मिलेगी गाड़ी ही, होगा मेटेरियल एटीट्यूड ही पूरा, लेकिन स्पिरिचुअल एटीट्यूड के थ्रू होगा, तो दम आएगा कि मैं ये करूंगा लोगों के लिए, अब मेरे को गाड़ी। एक एग्जांपल देता हूँ आपको रियल लाइफ का। मेरे यहाँ से पूरे बाढ़ आगे से खाली हो गए थे, ये पूरा खाली था, और ये मैंने सिर्फ 6 मंथ के अंदर मैनिफेस्ट किए। अच्छा। ओनली 6 मंथ। अब यहाँ मैनिफेस्टेशन के और कई सारे प्रोसेस भी इसमें रहे होंगे, मैंने हेल्थ का भी ध्यान रखा, लेकिन सबसे बड़ी बात जिसने काम किया, मैं खड़ा होकर जब प्रेयर कर रहा हूँ ना भगवान के सामने कि भगवान मुझे बाल चाहिए, भगवान मुझसे कहे भाई क्या क्यों करे चाहिए, मैं कह रहा हूँ बस अच्छा सा दिखूंगा, ये इसमें दम नहीं है। दम नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो ये नॉलेज तुमने मुझे दी है ना, इस नॉलेज को बहुत कॉन्फिडेंटली लोगों को दूंगा, ईमानदारी के साथ दूंगा, काम करूंगा अपना, जहां तुम कहोगे वहां खड़ा मिलूंगा, अब मुझे बाल दे दो। हाँ, कि मेरे कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं और लोगों को भी कॉन्फिडेंस दूंगा। तुमने जो नॉलेज मुझे तो दी, फिर आपने कोई सिरम नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, ऐसे ही आगे बात। बिल्कुल, ये तो मतलब लोगों की ऐसी बहुत सारी चीजें होती है मैं, हाँ। बहुत सारी चीजें होती है। हाँ, जैसे किसी और मतलब आपका एग्जाम्पल नहीं, किसी फॉर एग्जाम्पल किसी और का एग्जाम्पल कोई, और किसी का एग्जाम्पल तो मेरे पास भरे पड़े हैं मैम, बहुत सारे। अभी एक बंदा था कोई बॉम्बे साइड से, और वो रेलवे में बहुत ही एक छोटी सी मतलब जॉब करता है बेचारा, उसने अपने गांव की जमीन बेच के और शहर में 6 प्लॉट ले लिए। अब वो सोच रहा था कि इससे ये मेरे बिक जाएंगे और मैं खूब पैसा इससे कमा लूंगा। उसको 2 साल हो गए, उसने थोड़ा बहुत लोन भी ले लिया, उसको बेचारे पे प्रेशर भी आ रहा है। उसने सेशन अटेंड किया तो उसको मैंने सिर्फ यही चीज़ समझाई, प्लॉट क्यों बेचना चाह रहा है। उसने कहा ये जो लोन है वो है, ये उतर जाएगा और मेरे पास पैसे आ जाएंगे, इसमें दम नहीं। यहाँ ये प्रेयर रख कि ये जो प्लॉट हैं, ये देखो इसको मैं और तोड़ता हूँ। मैंने उसको जो एग्जैक्ट जो लाइन बोली वो बताता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत क्लैरिटी आएगी। ये जो प्लॉट तुम्हारे पास रखे हैं ना, ये प्लॉट तुम्हारे नहीं है, ये प्लॉट उस इंसान के हैं जिसके लिए यूनिवर्स ने तुम्हें इसकी एक तरीके से रजिस्ट्री तुम्हारे पास रखी हुई है, रख रखाव के लिए जो। हाँ, तुम्हारी प्रेयर ये होनी चाहिए कि भगवान ये जिसके प्लॉट है ना, इनको उसके पास पहुंचा दो, ताकि उनकी लाइफ में खुश आए, उनकी फैमिली की लाइफ में खुश आए, और उनके साथ जो लोग जुड़े उनकी लाइफ में खुश आए। और जो पैसा उनके पास रखा है ना, वो पैसा उनका नहीं है, पैसा वो मेरे पास आ जाए, वो मेरा है। वो मेरे पास आए, ताकि मेरी लाइफ में खुश आए, मेरी फैमिली की लाइफ में खुश आए, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनकी लाइफ में खुश हैं। मैंने उसने प्रेयर की, और नेक्स्ट मतलब 1 या 2 दिन के बाद उसका मैसेज मुझे मिला कि उसमें से 2 प्लॉट सेल हो गए। अच्छा, ये तो बहुत पावरफुल काम करता है। बिल्कुल। अच्छा, किसी मतलब आजकल है ना, यंग जनरेशन है, सबको पैसा चाहिए, सबको मिलियनर बनना है जी, तो अपने ब्रेन को कैसे डिजाइन करें? ब्रेन को डिजाइन करने का सबसे बढ़िया टूल ये है कि आप अपने साथ बैठना सीखें पहले। अच्छा। कई बार क्या होता है कि एकदम से हम छलांग मारते हैं, किसी मोटिवेशन स्पीकर को सुनते हैं, खासकर यंगस्टर, और वो कहते हैं भाई बस आज ये सुन लिया और कल से ये कर दूंगा, 10 करोड़ मैनिफेस्ट करूंगा, 50 करोड़ मैनिफेस्ट करूंगा। नहीं होंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप जो मांग रहे हो वो आपको नहीं मिलता, जो आप बन जाते हो वो आपको मिलता है। आपको उस फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के ऊपर आना पड़ता है।
मैं सेटिस्फाइड हूँ, जितना मैं कर रहा हूँ, जितनी मैं एनर्जी झोंक रहा हूँ, जितना मैं काम कर पा रहा हूँ, या जितनी मैं अच्छी फीलिंग जनरेट कर पाता हूँ, उतना मुझे मिलता है। तो यहाँ सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का सबसे बढ़िया तरीका ये यंगस्टर के लिए ये, पहले तो बैठें, क्योंकि अर्थक्वेक में ना कभी भी मकान नहीं बना सकते आप। हाँ, तूफान में कभी भी आप डिसीजन भी सही नहीं ले सकते। हाँ, तो वहाँ पे पहले आपको रिलैक्स होना सीखना होगा। आप अपनी ब्रेथ के ऊपर काम करना शुरू करें, सांसों के ऊपर काम करना शुरू करें, सांसों के ऊपर ध्यान, डिफरेंट टेक्निक है हाँ, सांसों के ऊपर ध्यान लगाने की, उनका यूज करें। स्टेबिलिटी लाएं, बैठें, मेडिटेशन। एक तो क्या है कि यंगस्टर को खासकर आज तक यही नहीं बता पाए इसको मैं क्या कहूँ, हमारे स्कूल कॉलेज की फेलियर कहूँ या समाज सोसाइटी की फेलियर कहूँ, कि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज तक यंगस्टर यही समझ रहा है कि मेडिटेशन तो एक टिपिकल तरीका है, बड़े बूढ़ों का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन ये आपको अब साइंस के साथ कनेक्ट करके देखो ना, अल्फा ब्रेन वेव में जब आप रहते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, बिल्कुल। हाँ, तो आपको पहले तो वहाँ पे बैठना सीखना होगा। बैठना सीखने के लिए डिफरेंट टेक्निक है। एक टेक्निक मैं बता देता हूँ यहाँ पे। कुछ भी नहीं करना, थोड़ी देर के लिए बैठें, 4 की काउंटिंग तक सांस को इनहेल करें। 4 की काउंटिंग, 4 सेकेंड, 4, हाँ, 1 2 3 4 जस्ट। और फिर 4 की काउंटिंग तक ही मुंह से सांस को धीरे धीरे छोड़ दे। अच्छा, उधर Like रोके that. नहीं, मतलब हाँ, 4 से लें और 4 से 4 से छोड़। स्टार्टिंग में ऐसे ही करके देख। फॉर एग्जाम्पल 1, ऐसे सांस को इनहेल किया और 4 की काउंटिंग तक ही धीरे धीरे छोड़ दिया। फिर 4 की काउंटिंग तक लिया और 8 की काउंटिंग तक छोड़ें। स्लो करें उसको, अच्छा, वो अपने आप रुक जाएगी, है ना। फोर्सफुली नहीं करना किसी चीज, 4 से उसको थोड़ी देर किया, इसको 7 8 बार 10 11 बार कर ले। फिर इसको रोक भी सकते हैं। रोकने से बहुत ही, मैं कहता हूँ, अमेजिंग रिजल्ट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ना कुंभक। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आप इसको ऐसे ही मान सकते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है। जब सांस हम रोक लेते हैं, 30 सेकंड के लिए रोकनी होती है, वो ज़्यादा टाइम के लिए रोकनी नहीं। तो जैसे ही हम रोकते हैं तो कॉन्शियस माइंड को प्रॉब्लम होती है कि ये क्या हुआ, क्यों रुक गई। क्योंकि आज तक तो रुकी नहीं। कॉन्शियस माइंड पूछता है सबकॉन्शियस से कि भैया ये क्या चक्कर है। सबकॉन्शियस कहता है इसको कुछ अच्छा चाहिए भाई, इसको स्टेबिलिटी चाहिए। अगर हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना अभी, स्थिरता की, रुकने की, ठहराव की, तो इसको ठहराव चाहिए। कॉन्शियस कहता है देता हूँ, जो मांगता है वो देता हूँ इसको। सारे विचार हटा लेता है थोड़ी देर के लिए। अच्छा, फिर जिस टाइम वो हट जाते हैं वहाँ पे, फिर आपको वहाँ पे अपने इंटेंशन को भी देना होता है, अपने इरादे को ही बताना होता है कि चाहिए क्या। ये एक बहुत ही पावरफुल एक्सपेरिमेंट है, अगर आप कहें तो मैं वो शेयर कर देता हूँ आपके साथ। इंटेंशन मतलब आप जब आप रोक दिया, जब सबकॉन्शियस माइंड बोला कि भाई चलो आपको देता हूँ मैं ये, तब आप इंटेंशन डालो। इंटेंशन क्या डालें उससे? इंटेंशन क्या डालें? इंटेंशन हमेशा म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। अच्छा, जैसे हम पहले हमने बात की, हाँ जी, है ना। क्योंकि जब तक म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर होगी नहीं तो अंदर से एक इफेक्ट नहीं आता, जिसको हम प्लेसिबो भी कहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। खुद ही विश्वास नहीं होता कि ये होगा कि नहीं होगा नहीं होगा, है ना। तो वहाँ पे इसको और बेहतर हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूट है कैलिफोर्निया में, हार्ट एंड मैथ इंस्टीट्यूट। वहाँ पे टोटली इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम होता है। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन किस तरह से काम करती है, हायर वाइब्रेशन के ऊपर कैसे वाइब्रेट कर सकते हैं हम, कैसे हम अपनी इंटेंशन को दें। तो वहाँ एक एक्सपेरिमेंट होता है। मैं डॉक्टर ग्लेनरीन है वहाँ पे, वो इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। आप इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, मैं समझता हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी इस फील्ड से कनेक्टेड हैं और आप दर्शक भी इसको समझ जाएंगे। वो डॉक्टर ग्लेनरीन 3 हीलर्स को लेते हैं और उन हीलर्स को कहते हैं कि इनको एक एक बाउल दिया जाता है, उसके अंदर ह्यूमन डीएनए डाला जाता है। अच्छा, और उन हीलर्स को कहा जाता है कि आप ना 180 सेकंड तक अच्छी फीलिंग जनरेट करना, ग्रेटिट्यूड, सॉफ्टनेस, काइंडनेस, एप्रिशिएशन, ये वर्ड अपने अंदर बोलना। जब 180 सेकंड हो जाएंगे तब हम ये देखेंगे कि अच्छी वाइब्रेशन से इस ह्यूमन डीएनए पे क्या डिफरेंस आता है। अच्छा, है ना। वो इसको फिर टेस्ट के लिए भेजते हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं था, एज इट इज था। फिर इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से दोहराया जाता है। इस बार डॉक्टर ग्लेनरीन कहते हैं कि भैया इस बार कोई भी अच्छी फीलिंग मत करना, सिर्फ यहाँ एक थॉट जनरेट करना 180 सेकंड तक। ये ह्यूमन डीएनए अपनी जगह से मूव कर जाए, मूव कर जाए, मूव कर जाए।
यहाँ से मूव कर जाए, मूव कर जाए, मतलब इन द सेंस उसमें कुछ बदलाव आ जाए, कुछ बदलाव आ उस जाए। एनर्जी में कुछ बदलाव आए। हाँ। तो वो ऐसा ही करते हैं 180 सेकंड तक, फिर उसको करके फिर भेजा जाता है, कोई भी बदलाव नहीं था। डॉक्टर ग्लेनलिन फिर तीसरी बार इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं भैया एक बार और दोहराओ। इस बार वो कहते हैं कि इस बार आप अच्छी वाइब्रेशन भी रखना हाँ। और इसको इंटेंशन भी देना कि अपनी जगह से मूव करें। हाँ। वो ऐसा ही करते हैं। इस बार चेक करने के लिए भेजा जाता है, रिजल्ट चौंका देने वाले थे, वो मूव कर चुका था। अच्छा। यहाँ से हमें दो वर्ड मिलते हैं मैडम, इंटेंशन और इंटेंसिटी। हाँ बिल्कुल, इंटेंसिटी अच्छी फीलिंग की, अच्छी फीलिंग डालो। हाँ। और इंटेंशन भी डालो। इंटेंशन वहाँ डालो। आप हम बात कर रहे थे ना कि कोई भी बैठा यंगस्टर है या कोई और कर रहा है, पहले वो स्टेबिलिटी लाए, अच्छी फीलिंग पे आए। अब उसके पास जब इंटेंशन अच्छी हो गई, अब वो वहाँ पे सॉरी इंटेंसिटी अच्छी हो गई, तो फिर वो इंटेंशन दे, विचार दे कि उसको चाहिए क्या। जो इंटेंशन है वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। म्यूचुअल बेनिफिट। आप उस एनर्जी को हिला देंगे, यूनिवर्सल एनर्जी को। बिल्कुल। क्योंकि पहले तो आप बात कर रहे हैं तो क्या उसका इफेक्ट हमें नहीं फील हो रहा है कि हाँ ये तो डेफिनेटली होगा। बिल्कुल। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कोई बंदा महर्षि स्कॉलर है, वो पुराने जमाने का, वो महर्षि रमन्ना के पास गए और उन्होंने बोला कि उन्होंने क्वेश्चन बोला कि मैं कौन हूँ। तो महर्षि जी ने सिर्फ ये जवाब दिया कि इंसान ऐसा बंदा है जो हर पल हैप्पीनेस देखता है। अब जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा मैं 4 घंटे पार्टी में जाती हूँ और मैं ना ड्रिंक करती हूँ ना मैं गॉसिप करती हूँ। अब मैं वो 4 घंटे हैप्पी रह के उस पार्टी में कैसे रह सकती हूँ, इसका आप मेरे को तरीका बताएं। इसमें आप सोल डिज़ायर के बारे में आपको देखना होता है, लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ है। जब हम कोई चीज़ें सीख जाते हैं ना मैम, मान लो ये गलती मुझसे भी हुई है, कई चीज़ें मैं सीख गया और फिर मैं ऐसे ही अपने किसी सर्कल में जा रहा हूँ, किसी पार्टी में जा रहा हूँ, तो मैं दूसरे लोगों को बड़ा छोटा समझ रहा हूँ। एक गलती तो हम ये करते हैं क्योंकि मेरी उंगली हमेशा अपनी तरफ होगी। नहीं, पर मैं छोटा नहीं समझ रही सर। उधर जाके मतलब मैं ये है कि मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, मैं मतलब कोई बंदा ड्रिंक नहीं करता है, कोई गॉसिप नहीं करता है, फिर वो 4 घंटे कैसे स्पेंड करे बंदा? मैं वही बता रहा हूँ ना, मैंने आप इसको अदरवाइज ना ले, मैंने आपके लिए नहीं बोला, मैं कॉमनली बात कर रहा हूँ, है ना। तो वहाँ पे एक चीज़ तो ये कई बार आ जाती है, क्योंकि आप इस लेवल पे हैं, शायद मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ, हम नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इस गलती को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई ड्रिंक नहीं करता, तो वो ये देखता है यार ये ड्रिंक कर रहा है तो गलत कर रहा है, या ये नॉन वेज खा रहा है तो ये गलत कर रहा है। जबकि अगर आप एक बुक की हम यहाँ पे बात करें, यू कैन हील योर लाइफ, लुइस एले की, आपने शायद पढ़ी होगी। वो बुक हमें बहुत क्लियरली ये बताती है कि दूसरे का जो कर्म है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, वहाँ हमें देखना ही नहीं होता। हमें अपनी, मैंने कहा ना कि हमें अपनी सोल डिजायर के साथ जुड़ना होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। अब वो पर्टिकुलर वही पॉइंट लेते हैं कि आप वहाँ बैठे हो 4 घंटे में, अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ और मुझे वहाँ बैठना पड़ रहा है, वहाँ के इन्वायरमेंट से हो सकता है अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी उस टाइम पे मेरी सोल डिज़ायर जो मुझे कहेगी वो ये कहती है कि भैया जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना सबको ब्लेस करो, अच्छा, सबको अपनी एनर्जी अच्छी भेजो, ये बिल्डिंग है ना उस बिल्डिंग को अच्छी एनर्जी भेजो। हम अपने साथ जुड़े ना, हम अपनी एनर्जी को अच्छा करें ना, और जैसे ही हम इस चीज़ के साथ जुड़ते हैं, एनर्जी को अच्छा करते हैं, तो एक एनवायरनमेंट आपके दिमाग में अच्छा बन जाता है। लोग आपको आके खुद अप्रिशिएट करते हैं, आपको और अच्छी चीज़ें मिलती हैं और अच्छे लोग मिलते हैं। दूसरी सिचुएशन यहाँ पे ये होगी, बहुत प्रैक्टिकली अगर इसको देखें, और वहाँ पे हम बार बार नेगेटिव इमोशन भेज रहे हैं, तो मैडम क्या हुआ कि अगला कर्म हमने क्रिएट कर दिया ऑलरेडी, कि नेक्स्ट टाइम जब 3 दिन बाद पार्टी होगी ना तो वहाँ ऐसे लोग और ज़्यादा मिलेंगे, मतलब हाँ वहाँ भर के मिलेंगे। और अगर हमने वहाँ अपने कर्म को ठीक कर दिया तो इस बात की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वहाँ हमें अच्छे इंसान मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा समझाया सर। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेती हूँ मैं जी। हिटलर और गौतम बुद्ध की जर्नी, लाइफ जर्नी में क्या अंतर था? हिटलर की और गौतम बुद्ध की जर्नी का जो अंतर मैं देखता हूँ मैम, मैं फिर अगेन आपको यही कहूँगा कि
मैं हमेशा अपने ऊपर देखता हूँ। जो मेरे 20 साल थे वो हिटलर वाले थे, और अभी जो 5 साल हैं वो शायद गौतम बुद्ध के जितने नहीं कहूँगा, उनसे तो बहुत बहुत कम, जानते ही नहीं है, मतलब कुछ भी, एक कण के एक बराबर भी नहीं जानते हैं, लेकिन वही चीज़ें हैं। उस टाइम पे जैसे हमने कि अभी बात की कि पार्टी में, तो वहाँ हिटलर बन रहे थे उस टाइम पे, गलत है, ये गलत है, ये गलत है, वो हिटलर है, और अभी उसको ब्लेस कर रहे हैं तो गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध है ना। तो वो लर्निंग बहुत ही पावरफुल है। एक गौतम बुद्ध की छोटी सी स्टोरी यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। ऑलरेडी आपने का एक वर्ड यूज किया था, अवेयरनेस। तो हिटलर के पास अवेयरनेस नहीं थी तो वो बेकार की थी, जिसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, पर सर वो मतलब ऐसे माना जाता है कि वो खराब इंसान भी नहीं था शुरू में, उसको फुटबॉलर था, ये था। अब क्या परिस्थिति है ये तो खैर अपन डीप में उसके ऊपर हम तो जो देखो मैम, कंटेंट में कभी दम नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट में दम होता है हमेशा। बिल्कुल। तो कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में जो हम उस बात कर रहे हैं अभी, अगर हम गौतम बुद्ध जी के साथ उनको कंपेयर कर रहे करें हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो हम वही पार्ट देख पाएंगे उनका, है ना। हाँ जी। तो वो जो पार्ट था उनका, उनके पास अवेयरनेस नहीं थी। अवेयरनेस थी तो वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर थी, अपने आप को बड़ा करना, है ना। गौतम बुद्ध के पास ये नहीं थी। गौतम बुद्ध के पास अवेयरनेस थी कनेक्शन की। अच्छा। एक स्टोरी यहाँ पे मुझे याद आती है उनकी, बहुत प्यारी सी। गौतम बुद्ध बैठे हैं, प्रवचन उनका चल रहा है, बहुत सारे लोग बैठे हैं आगे। गौतम बुद्ध के गाल पे यहाँ एक मक्खी बैठ जाती है, और बात वो कर रहे हैं फ्लो में, और वो ऐसे ही उस मक्खी को उड़ा देते हैं। जब उस मक्खी को उड़ा देते हैं तो मक्खी तो उड़ जाती है, लेकिन गौतम बुद्ध को तभी याद आता है कि मैंने अवेयरनेस के साथ इस मक्खी को नहीं उड़ाया, है ना। मक्खी उड़ चुकी थी मैं। गौतम बुद्ध दोबारा से अपने हाथ को ऐसे करते हैं बहुत प्यार से, मानो वो फिर मक्खी को उड़ा रहे हैं। तो जब वो ऐसे करते हैं तो इनके जो शिष्य थे वो पूछते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, मक्खी तो उड़ चुकी है। तो मैंने पहले गलती की है, मैंने अवेयरनेस के साथ नहीं उड़ाया। जब हमने पहले किसी को गलत, अगर मान लो कहीं पे इंटेंशन भेजी है, अगर हमें अवेयरनेस आ जाए, फिर हम उसको ब्लेसिंग भेजना शुरू कर दें, वो फिर मतलब प्यार से उड़ाता हूँ। प्यार से। बिल्कुल। इसी को प्रेजेंट मोमेंट में जीना कहा गया है, वर्तमान में जीना कहा गया है। अभी आप और हम बैठे हैं, बहुत अच्छी यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रही है, और आपके हाथ जहाँ अभी रखे हुए हैं या मेरे हाथ जहाँ रखे हुए हैं, बहुत अवेयरनेस के साथ रखे हुए हैं। हाँ जी। अगर बगैर अवेयरनेस के साथ रखे हों, बगैर अवेयरनेस के साथ जब हम खाना खाते हैं, फिर उसमें कोई स्वाद नहीं होता। बिल्कुल। वो तो बस फिनिश करना है। तो गौतम बुद्ध के पास अवेयरनेस थी, बहुत अवेयरनेस थी, और अवेयरनेस ही कनेक्शन क्रिएट करती है। मतलब बंदे दोनों पावरफुल थे, एक के पास अवेयरनेस थी, एक के पास अवेयरनेस नहीं थी। नॉर्मली सर ये होता है कि हम किसी जगह गए और हमको एक ऐसी फीलिंग आती है कि यहाँ शायद मैं आ चुका हूँ, या ये मेरे मतलब मैं इससे कनेक्ट, इस जगह से कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं। वो एहसास को, मतलब ये क्या होता है, ये एहसास क्या होता है? वहाँ पे एहसास के कई सारे मीनिंग आप देख सकते हैं। अगर साइकोलॉजिकली आप देखें तो कई बार हमें जो सिमिलर कोई घटनाएं होती है ना, उससे कनेक्ट करते हैं, उससे हम कनेक्ट कर जाते हैं कि यहाँ ये चीज़ हो चुकी है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो भाई सेम कलर है, अगर मैं इसको NLP के नज़रिए से देखूं, क्या होता है कि हम मेनली 3 चीज़ों से परसीव करते हैं किसी भी इवेंट को। अभी वहाँ पे मान लो जो कलर हैं वो हमने सेम देखे हैं, या वहाँ पे कोई साउंड है वो लगभग सेम है, या वहाँ की कोई खुशबू है वो सेम है। तो हमें वो थोड़ा सा कई बार हो सकता है कि ऐसा लगे। कई बार हो सकता है कि इसका डिफरेंट एंगल भी, डिफरेंट एंगल इसका ये भी हो सकता है कि जब हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं, पिछले जन्म की बात करते हैं, ऐसा एक मेरे साथ भी रहा है। अच्छा। हाँ, मैं बहुत छोटा था तो हमारे घर के साइड में एक घर खाली पड़ा रहता था, और मैं घर वालों को रोज़ सुबह कह के निकलता था कि मैं वहाँ खेलने जा रहा हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे कि वहाँ कोई भी नहीं होता था। अच्छा। हाँ, वहाँ मैं घंटों खेलता रहता था, और खेल के मैं वापस आता था तो घर वाले मुझसे पूछते थे कहाँ गया था खेलने। मैं कहता था राम शरण के पास खेलने गया। अच्छा। उसके बाद मैं एक दिन आता हूँ और मैं कहता हूँ कि अब से मैं खेलने नहीं जाऊँगा वहाँ। मेरे घर वाले कहते हैं क्यों नहीं जाओगे खेलने? मैंने कहा उसने, राम शरण ने ना आज
मेरे पेट में चाकू मार दिया और मेरी डेथ हो गई, अच्छा, अब नहीं जाऊंगा। तो मतलब आपको वो आभास, पास्ट लाइफ का आभास अब उस जगह हो गया। मैं उसको नहीं जानता, मेरे पास उसके लिए क्वेश्चन ना मैंने उसके लिए ढूंढे कभी, हाँ हाँ क्योंकि मैं एक फ्लो को पकड़ता हूँ बस लाइफ में। आपने कहा था ना कि राम जैसे रखें, तो मैं उस फ्लो को पकड़ता हूँ, मैंने क्वेश्चन नहीं किए वहाँ पे। लेकिन ये अभी कन्वर्सेशन चल रही थी, तो हो सकता है वो पास्ट का कोई ना कोई इम्प्रिंट मेरे पास रह गया हो, इम्प्रिंट्स रह जाते हैं। इम्प्रिंट्स रह गया हो। तो उसके बाद घर वाले तो कहते हैं कि पहले यहाँ मेरे पे यहाँ कोई निशान नहीं था, उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ एक वाइट कलर का निशान हमें दिखने लग गया। तो खैर ये रह सकता है, हाँ, ये हो सकता है, वो तो आप पास्ट लाइफ का मतलब क्या है। वो हो सकता है। तो जो आप बात कर रहे थे कि हमें लगता है कई बार, तो वहाँ से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा उसमें डीप मैं कहूँगा कि बाल की खाल निकालना जिसको कहते हैं, उसकी शायद ज़रूरत नहीं है। वहाँ उसको मतलब रिपेयर किया जाए, रिपेयर किया जाए। हाँ ठीक है, सिचुएशन जो भी है स्वीकार है ना। अब इसको मुझे और राह चाहिए, मुझे रास्ते चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, किस लिए मुझे यहाँ बुलाया तुमने, है ना, मुझसे करवा लो वो काम, मैं तैयार हूँ। बस मैं तो इस फ्लो को पकड़ता हूँ। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। आप तो सर NLP मतलब ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कराते हैं लोगों के ब्रेन की, और आप वेलनेस कोच भी हैं। तो कुछ अब आखिरी में कुछ ऐसा चाहूँगी कि आप है ना मतलब एक सिंपल से वाकया बताइए, जैसे आपने मेरे को अभी डिस्कशन में कहा कि मैं जूस का बताऊँगा, तो ऐसे कि सिंपल जो वाकया जो लाइफ को चेंज कर सकते हैं या सुधार सकते हैं, उससे अपन पॉडकास्ट ख़त्म करेंगे सर। ठीक है मैम। थोड़ा सा यहाँ पे जैसा आपने कहा कि वेलनेस के की मैं बात करता हूँ, तो मैं वेलनेस के ऊपर ही बात कर लेता हूँ, ठीक है सर। क्योंकि वेलनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं जल्दी से एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ मेरी जर्नी, कि मैं कैसे कनेक्ट हुआ इन चीज़ों के साथ, क्योंकि वो पता होना बहुत ज़रूरी है। मेरी वाइफ को मैम यहाँ हिप के आसपास पेन रहता था, और हम एक सिंपल लाइफ जो मतलब एक आम इंसान जैसे रह रहा है, जैसे बिलीफ सिस्टम है, वही था हमारे पास। तो वो जब पेन रहना शुरू होता है तो हम बहुत सारे डॉक्टर को दिखाते हैं, और डॉक्टर भी काफ़ी अच्छे जो लेवल के हैं उनको दिखाते हैं। तो वहाँ पे ट्रीटमेंट तो दूर की बात, डायग्नोस ही नहीं हो पा रहा था कि इनको इशू क्या है। कई महीने इसमें निकल जाते हैं। एक डॉक्टर कहते हैं कि इनको ऑपरेट कराना पड़ेगा, हम डर जाते हैं कि ऑपरेट क्या मतलब ही बनता है। तो फिर एक ब्लड टेस्ट होता है वहाँ पे, ब्लड टेस्ट होता है तो उसकी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि इनको कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़। तो मैंने डॉक्टर जो बैठे थे, मैंने उनको कहा कि सर मैं इस टेक्निकल टर्म को नहीं समझ पा रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरे हिसाब से एक्सप्लेन कर दो ना, है ना। तो मैम उन्होंने एक तो क्या होता है कि एक मोमेंट आता है हम सबकी लाइफ में जो लाइफ को एक डायरेक्शन देता है, और इसको मैं कहता हूँ कि ये एंड ऑफ लाइफ नहीं होती है, बेंड ऑफ लाइफ होती है। यहाँ से उन्होंने एक्सप्लेन उसको किया, उन्होंने कहा कि इनको कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ का मतलब आप ये मानिए कि इनके बॉडी में बहुत सारे बॉडी सेल, हम सबकी में एक बॉडी सेल दूसरे बॉडी सेल के खिलाफ साजिश कर रहा है, अच्छा, उसको मारना चाहता है। अच्छा। अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन भयंकर चल रहे थे कि अगर बाहर से कोई अटैक हो रहा है तो हम उसको बचा सकते हैं, अपनी लाइफ को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर बॉडी के अंदर ही ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर तो जीवन का मतलब नहीं बचता। यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है, मैंने ढूंढना शुरू किया कि ऐसा होता क्यों। बहुत सारी इमोशन हमारे पास हम लेके घूमते हैं, उस इमोशन की एनर्जी कहीं हमारी बॉडी में स्टक हो जाती है, वो एनर्जी हमारी बॉडी के दूसरे बॉडी सेल को ये बताती है कि कुछ गलत है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, उस कंपनी में बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, वहाँ एक पैनिक का माहौल क्रिएट हो जाए कि यहाँ पे कोई ना कोई सिचुएशन खराब है, तो वो जब बार बार आएगी, वो उनको याद आएगी वो चीज़, तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, काम की जो प्रोडक्टिविटी थी वो घट जाएगी। जब घट जाएगी तो उसका असर कंपनी की प्रोडक्शन पे आएगा, सेम बॉडी के साथ है। कुछ गलत है, कुछ गलत है, तो जो एक बॉडी सेल शांति से काम कर रहा था, अच्छे हार्मोन बना रहा था, अच्छे प्रोटीन बना रहा था, वो रुक जाता है पैनिक के माहौल में, और वो रुक जाता है तो उसी से कोई ना कोई डेफिशिएंसी आती है बॉडी में। डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम फिर कई सारी दवाइयाँ लेते हैं, दाएं बाएं भागते हैं। जैसे ही मुझे पता लगा कि वो जो एनर्जी स्टक हो गई है, देखो
बॉडी में जितनी भी एनर्जी बनती है ना, एनर्जी को हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। उसको हमने डायरेक्शन देनी शुरू की कि ये जो इमोशन इनके पास पड़े हैं ये किस फॉर्म में पड़े हैं, जिसको मैं NLP से भी कई बार रिजोल्व करवाता। वो या तो किसी न किसी वीडियो में पड़े होंगे, माइंड के पास कोई ना कोई पिक्चर होगी, या कोई ना कोई साउंड होगी, या कोई ना कोई फीलिंग होगी, टच होगा कोई ना कोई। तो इनके पास एक छोटा सा इशू पड़ा था कि ये अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। अच्छा। कोई बात हो जाती है ना तो उसको बोल नहीं पाता था कि भाई ये बात मुझे गलत लगी है, सिंपली। तो वो किसी ना किसी फॉर्म में पड़ी हुई थी। हमने उसको रिजोल्व करना शुरू किया। अच्छा। जैसे ही रिजोल्व करना शुरू किया, पेन तो मतलब वो 15 दिन में पूरी तरह से गायब हो गया। अच्छा। बहुत सारे जी नहीं, पर अब मेरा ये प्रश्न है कि मतलब आपने क्या वो टेक्निक करी कि वो मतलब उनको जो देखो, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा मैं बता देता हूँ। कई बार मैम हमारे पास होता है ना कि जैसे मैं भी बात कर रहा था कि वीडियो में पड़ा होगा, इमेजेस में, या फिर साउंड होगी, फीलिंग होगी। कई बार आम लोगों से रिलेट करते हैं। आप सभी भी अपने साथ देखना एक बार, क्या ऐसा होता है। आप कई बार कहते हैं ना कि उसकी बातें दिल को चुभ रही हैं, उसने इतने गलत तरीके से बात की, इतना गलत बोला, सालों बीत जाते हैं उस बात, मन में खटास आ गई। मन में खटास आ, वो बात चुभती है उसकी। उस सिचुएशन में एक बहुत ही फनी सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में कई बार ये बोलता हूँ, आप सभी भी करके देखना, कोई ना कोई आपके पास ज़रूर पड़ा होगा, और कमेंट करके बताना मैम के चैनल पे कि इस एक्सरसाइज को करने से आपको एकदम से रिलीफ मिला या नहीं मिला। करना सिर्फ आपको इतना है कि जो भी ये तो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जिसने आपको गलत बोला था वो जेंट्स है, लेडीज़ है। अगर वो जेंट्स है तो उसको लेडीज़ के कपड़े डालो, बहुत ही फनी से इमेजिनेशन में। अच्छा। और जेंट्स है तो लेडीज़ के, लेडीज़ है तो जेंट्स के। अच्छा। और फिर उसको एक कॉमेडियन की तरह खड़ा करो अपने सामने। अच्छा। और जो बात उन्होंने तुम्हें बोली थी वही बात वो कॉमेडी करते हुए, उल्टा लटक के, भद्दे तरीके से डांस करते हुए वही बात बोल रहे हैं। वो आप मतलब ऐसे कि मैं समझ उनको बोल रही हूँ मतलब। नहीं, आप नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं। आप नहीं बोल रहे हैं, वो हमें बोल रहे हैं। अच्छा, वो हमें फनी तरीके से। हाँ, फनी तरीके से बोल रहे हैं। तो उसमें क्या होगा मैम, जैसे ही इस एक्सरसाइज को किया तो वो जो डेंसिटी पड़ी है इमेजेस की, वीडियो की, साउंड की, वो डेंसिटी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। वो डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, है ना, वो घुलनी शुरू हो जाएगी। ब्रेन के जो हमारे न्यूरॉन्स हैं ये हमारे आज्ञाकारी नौकर हैं। जब उन्होंने गलत बोला, उन्होंने तो हमने उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी कि इतना गलत इसने कैसे बोल दिया। अब ये बेचारे बहुत बोले वाले हैं, इन्होंने संभाल के रख लिया उसको, उस फाइल को स्टोर करके रख लिया। ये उसके सिमिलर कोई भी रिएक्शन हमारे पास आएगा या कोई भी ट्रिगर हमें मिलेगा तो उस फाइल को खोल देंगे बहुत जल्दी से। अब इन्होंने उस इवेंट को दूसरे तरीके से आज देखा, 5-4 बार और देखा, ये उस फाइल को फाड़ के फेंक देंगे, वो नई स्टोर कर लेंगे। वो जब भी इंसान आएगा आपके सामने, आपको वो फीलिंग आएगी नहीं, खत्म हो जाएगी। तो वहाँ पे बेसिकली ये ऐसा ही होता है कि एक छोटा बच्चा है, वो चाकू लेके बैठा है अपने हाथ में, हमें पता है ये नुकसान करा लेगा अपना। हम उससे वो चाकू ले लेते हैं और उसको उसके सिमिलर कोई ऐसी चीज दे देते हैं जिससे वो नुकसान ना पहुंचे। ब्रेन सेल से हमने खराब फीलिंग ले ली और बहुत प्यार से उसको अच्छी फीलिंग वहाँ पे रिप्लेस कर दी। तो ये चीजें वहाँ पे हम कर चीजें हैं। तो मतलब नॉर्मली अगर कोई आपको गलत बोल रहा है, वो आपके दिमाग में तो रह गया, पर आप ऐसा एक सीन क्रिएट करो कि वो आपको मतलब कॉमिकली बोल रहे हैं आपके साथ, कॉमिकली बोल रहे हैं। और इसको ये तो मैंने एक बहुत जल्दी से, एक बहुत ही फनी तरीके से, लेकिन यहाँ पे आपको देखो, हम पढ़ते हैं ना कि किसी के लिए नाराजगी नहीं होनी चाहिए, खुद के लिए नहीं होनी चाहिए, फॉरगिवनेस हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन दे नहीं पाते हैं। इस फॉरगिवनेस का सबसे पहले तो हमें फायदा होता है। उस फॉरगिव करने की भी एक टेक्निक है। हाँ जी, वो बताइए। ये हमने पूरा अभी देखा इस संदर्भ को। आप अगर इमेजिनेशन में उस इंसान को अपने सामने बिठा लें थिएटर की बड़ी सी स्क्रीन पे, और उसके लिए थोड़ी देर के लिए अच्छा होता है वो देख लें, अच्छा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप उससे कितने नाराज हैं, कितने हैं। ये आपको स्मूथनेस देने वाली है चीज़। कई बार लोग जिद करते हैं, कहते हैं कि नहीं सर उसके लिए अच्छा होते नहीं देखेंगे। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, चॉइस तेरी, तो इस लाइन से निकल के इसमें भी आ सकता था, लेकिन तुझे यहीं खड़ा होना है तो यहीं खड़ा है। अब तुम क्या कह रहे हो कि मेरे घर में ना बदबू आ रही है सर, और मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है भैया यहाँ पे ना इस घर में 4 कमरे हैं, तो तुम इस कमरे में ना बदबू इससे आ रही है, इसमें चूहा मरा पड़ा, इसकी सफाई करो। तुम कह रहे हो सर
3 कमरों की सफाई करा लो 10 बार, इस कमरे की नहीं करूंगा, ये बदबू भी नहीं जाएगी। बदबू तो तभी जाएगी जब इस कमरे की सफाई करूंगा। सफाई होगी। तो पहले काम वहीं करना होता है। जिसको लगता है ना मैं कि इसको माफ करना बहुत मुश्किल है, सबसे पहले उसी को माफ करना, माफ करो। क्योंकि आपकी तो स्टक तो वहीं है ना, एनर्जी ज्यादा। तो उसको बैठा लो वहाँ, उसके लिए अच्छा होते हुए देख लो थोड़ी देर के लिए। ये ब्रेन सेल नई पिक्चर ले लेंगे वहां पे कि भैया मालिक को इनसे कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छे इंसान है, अच्छे सेल्स डेवलप हो जाएंगे। अच्छी सेल, अच्छी वाइब्रेशन आप जनरेट करोगे, बिल्कुल। भगवान को आप प्यारा लगने लगोगे। बहुत अच्छा इंसान है, देख मेरे दूसरे बच्चे के जिसने गलती भी की थी इसको भी माफ कर दिया। माफ कर बहुत अच्छा आपने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।